हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आपके लिए लेके आते हैं आईएएस ऑफिसर्स, गेट के टॉपर्स और मतलब एक पूरा कंप्लीट इंजीनियरिंग पैकेज है यहां पर। तो आज जो लेजेंड है हमारे साथ, वो भैया हार्ड वर्क के मिसाल है ना। मतलब वो बोलते हैं कि मैं भाई इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकता हूँ कि कोई भी एग्जाम रहे मैं आराम से उसको क्लियर कर दूंगा। मतलब इतना है कि यार आपको अगर कुछ सीखना है ना, बेस्ट इनसे वो ये है कि मेहनत कैसी की जाए। तो पूरा जर्नी हम लोग देखेंगे सर के बारे में। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या है रैंक वगैरह सब कुछ। जी, मेरा नाम अमोल नामदेव है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में ऑल इंडिया रैंक 75 लेके आया था। और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट केरला से किया है मैंने, सिविल इंजीनियरिंग में। और बाकी सब तो जी सर, जी सर, बिल्कुल। मैं बाकी सब के लिए मैं हूँ सर, बिल्कुल एक एक चीज़ हम लोगों को पूछना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जानना है कि सीपीडब्ल्यूडी होता क्या है, वहाँ पर किया क्या जाएगा। क्योंकि अभी के एस्पिरेंट जानना चाहेंगे कि यार अभी मैं इतना तैयारी करूँ आईएएस के लिए, तो ये भी तो पता रहना चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट में जाऊंगा, क्योंकि सिविल वालों के लिए उनका ड्रीम रहता है सीपीडब्ल्यूडी जाना। तो वहां जी। पर उनको क्या मिलने वाला है, क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में जाएंगे। सर, सबसे पहले आप बताइए कि सीपीडब्ल्यूडी होता क्या है, वहां पर क्या किया जाता है। एक आईएएस ऑफिसर वहां पर जाता है तो क्या सर्व करता है, क्या करता है वहां पे, बताइए। जी, देखिए, सीपीडब्ल्यूडी जो है वो बेसिकली सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को बोलते हैं। और वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर पे एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। एंड सीपीडब्ल्यूडी जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं फॉर नेशनल इंटरेस्ट, उन सब को हैंडल करता है। एंड आप सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट is the oldest department related to civil engineering. It has been around here since 166 years now. और CPWD को आप ऐसे देख सकते हैं कि it is the mother of all the department because all the other departments have come from CPWD itself. For example, Airport Authorities of India, then this thing earlier all the state highways and national highways were being done by CPW only. So NHAI has also come from CPWD itself. Then earlier in the very early stages, रेलवे के भी बहुत सारे काम CPWD ही करता था। ये सब हमको फाउंडेशन कोर्स के पहले दूसरे लेक्चर में ही यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही बताया गया था। तो ये सब जान के काफी ज्यादा अच्छा लगा कि CPWD एक अल्टीमेट डिपार्टमेंट है, उसी से सब कुछ निकल के बाहर आया है। तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो CPWD के पास जो जनरली जो वर्क है वो बॉर्डर एरियाज में जो रोड वर्क है, जो बेसिकली बीआरओ करता है। बट बीआरओ के भी बहुत सारे कुछ काम है जो CPWD को दिए गए हैं। प्लस बॉर्डर फेंसिंग के जो काम है वो CPWD करता है। इसके अलावा जो जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हो जाती हैं, या IIM, एम्स या IITs जैसी जो यूनिवर्सिटीज है और NITs, ये सब के कंस्ट्रक्शन का काम भी CPWD ही देखता है। और इसके अलावा जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू आते हैं बट स्टेट को करवाने होते हैं, तो उस केस में भी वो सारे काम CPWD को दिए जाते हैं। और ये तो हो गए मतलब जो वर्क CPWD के पास है आज की डेट में। इसके अलावा जो रोल होता है इसमें बेसिकली आप 3 डिपार्टमेंट्स में इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। एक होता है प्रोजेक्ट, दूसरा होता है प्लानिंग एंड तीसरा होता है डिजाइन। तो CPWD की अपने आप में एक डिजाइन विंग है। वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट CPWD हैंडल करता है उसकी डिजाइनिंग वगैरह का काम CPWD के ऑफिसर्स ही हैंडल करते हैं। देन प्लानिंग में आर्किटेक्चर एंड सिविल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो लोग हैंडल करते हैं। एंड देन एग्जीक्यूशन का जो काम है वो बेसिकली प्रोजेक्ट वाला काम है। तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो रहेगा उसके ऊपर के ऑफिस वो सारा वर्क एग्जीक्यूशन वही संभालते हैं। तो हमको ये बताया गया है कि जो CPWD में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आते हैं, जो ग्रुप ए एम्प्लॉयज की जो फर्स्ट लोअर मोस्ट पोजीशन होती है वो होती है AEE, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को सबसे पहले प्रोजेक्ट्स में भेजा जाता है।
वो वहाँ पे 4 या साढ़े 4 या 4 से 5 साल तक वहाँ पे जो भी ऑफिस में काम होता है और जो फील्ड में काम होता है वो सब सीखते हैं, एंड देन 4 to 5 years के बीच में उनका प्रमोशन हो जाता है, देन दे बिकम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो पोस्ट होती है जिसमें सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड इट इज द मतलब लॉन्गेस्ट टेन्योर इन द करियर ऑफ एनी ऑफिसर इन CPWD। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में लगभग 10 से 12 साल का एक टेन्योर होता है, हर 3-4 साल में आपके ट्रांसफर्स होते रहेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का टेन्योर खत्म करने के बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनते हैं, देन आफ्टर 7 to 9 years प्रमोशन होके चीफ इंजीनियर, एंड देन 3 to 4 years एडिशनल डायरेक्टर जनरल मतलब ADG, देन SDG, देन DG। तो जो ऐसा बोला जाता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास ही सबसे ज्यादा फाइनेंशियल पावर रहती है और वर्क एग्जीक्यूशन का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास रहती है, तो उसको एक बहुत ज्यादा एंडोर्स्ड पोजीशन माना जाता है कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। तो जो वर्क सेटिस्फेक्शन की बात है वो इस डिपार्टमेंट में आपको बिल्कुल मिलेगा, और आपको एक्सपोजर भी इतना अच्छा मिलेगा कि आपको और किसी डिपार्टमेंट में इतना वर्सेटाइल नेचर का वर्क नहीं मिलता है। और दूसरा एक और चीज था, जो आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, क्योंकि CPWD जनरली जो क्लाइंट्स होते हैं जैसे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, या फिर कोई और PSUs है, तो उनकी कोई भी चीज, उनकी जो बिल्डिंग बनानी है या फिर उनके अकोमोडेशन की जो बिल्डिंग बनानी है, वो सब वर्क एग्जीक्यूशन CPWD देखता है। तो आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये CPWD के बारे में अभी तक जितना मुझे पता चला है वो इतना ही है। नहीं सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, मतलब मेरे को तो अंदर से खुशी हो रही है कि मैं फ्यूचर के DG से बात कर रहा हूँ, तो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत अच्छे से समझाया भी कि कोई एक स्टूडेंट यहाँ पर जो देख रहा होगा उसको समझ में एकदम ख्वाबों में दिख रहा होगा कि मैं हाँ ऐसे 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 आगे बढ़ते बढ़ते इतने बड़े बड़े पोजीशंस पे पहुंच रहा हूँ। इसके लिए पर बहुत मेहनत लगती है सर, मतलब एक्चुअल में अभी हम लोग सारे स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस भी करेंगे कि कैसे ये किया जाए। पर उससे पहले सर, जब आपका सिलेक्शन हो गया, आपका ट्रेनिंग शुरू होने के लिए हुआ, तो मतलब ट्रेनिंग में होता क्या है, आपका कहाँ हुआ ये ट्रेनिंग, उसमें क्या क्या समझाया जाता है, क्या क्या किया जाता है, ये बताइए। अभी जैसे हमारा जो ट्रेनिंग है वो अभी चालू ही हुआ है, ड्यू टू कोरोना ये सब के चक्कर में थोड़ा डिले हो गया। बेसिकली जनरली मई या जून में हमारी ज्वाइनिंग आ जानी चाहिए थी, बट थोड़ा डिले हो गया, तो नवंबर 18 को हमारी ज्वाइनिंग हुई है। एंड मतलब 2017 में लास्ट बैच आया था, 2018 में देयर वाज नो वैकेंसी इन CPWD। सो 2017 में जो बैच आया था उनकी 9 months की ट्रेनिंग हुई थी, एंड नाउ दे हैव एक्सटेंडेड इट टू 1 year। सो हमारी जो ट्रेनिंग होनी है दैट इज फॉर 52 weeks। और इसमें एक और चेंज इन्होंने ये लेके आए हैं कि क्रॉस स्ट्रीम ट्रेनिंग होगी, मतलब हमारे साथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं एंड आर्किटेक्ट्स भी हैं। सो ये सारे के सारे AEEs एंड डिप्टी आर्किटेक्ट, they all sit in one classroom and then we are trained together। so actually ट्रेनिंग जो है वो कुछ आप ऐसे मान लीजिए कि कुछ सब हेड्स में डिवाइडेड है। पहला कुछ क्लासरूम सेशंस चलते हैं, तो अभी वी आर अंडरगोइंग क्लासरूम सेशंस ओनली टिल नाउ। इट हैज बीन ओनली अराउंड 2 months। सो अभी 2 months तक तो क्लासरूम सेशन ही चल रहा है। इनफैक्ट अप्रैल एंड तक हमारा क्लासरूम सेशन रहेगा। ये क्लासरूम सेशन में हमको अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो नेशनल बिल्डिंग कोड एक होता है, तो नेशनल बिल्डिंग कोड में क्या क्या प्रोविजंस हैं, फिर एसेसिबिलिटी से रिलेटेड, फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड उसमें जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमको पढ़ाए गए। उसके बाद हमारा CPWD खुद ही अपने आप में बहुत सारे पब्लिकेशंस निकालता है, तो CPWD के खुद के स्पेसिफिकेशंस है जो ऑल ओवर इंडिया सिविल या इलेक्ट्रिकल वर्क्स में यूज होते हैं, तो वो स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमको बताया जा रहा है। फिर बीच में हमारा 3 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था इन अनिल अग्रवाल एनवायरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो देयर वी लर्नड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल प्लानिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट, और वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। 3 दिन हम वहाँ पे थे। इट इज एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली। सो जो अपना इंस्टीट्यूट बनाया है, दे हैव नॉट डिस्टर्ब द नेचुरल स्लोप ऑफ द एरिया, सो दैट वाज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ थिंग। So similarly till April we will be undergoing only classroom program,
and then after April they will take us to some site visits as well, like RMC mixing plant और जो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सिविल से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, मे बी दे विल टेक अस टू सम प्रोजेक्ट्स आल्सो. सो देन विजिट विल स्टार्ट एंड देन देयर विल बी अ सेशन ऑफ this public administration in Indian Institute of Public Administration IIPA in New Delhi for 1 month in June. So after that there will be 2 weeks of study tour all over in the India. So they will divide us in some groups, and then these groups will be sent to different part of the country. It is like study tour. Maybe they will send us to some project site. Then after that we'll be given exposure of how things are being done in हेडक्वार्टर. तो CPWD का जो हेडक्वार्टर है वो उसको निर्माण भवन बोलते हैं, और हेडक्वार्टर में कैसे काम होता है वहाँ पे उनकी वर्किंग से थोड़ा हमको एक्सपोजर दिया जाएगा. देन मिनिस्ट्री अटैचमेंट भी किया जाएगा. अब मिनिस्ट्री अटैचमेंट में एक्चुअली मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, अभी नहीं पता है कि उसमें क्या होने वाला है. तो मिनिस्ट्री अटैचमेंट एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है. देन आफ्टर द लास्ट 3 months of the training, they will send us to some project, and then it will be like full-fledged working in some department. So then after 3 months we'll come back to the academy. By the way, the academy is in Ghaziabad. It is called National CPWD Academy. So I am currently here only in my hostel room. Okay. So then academy में वापस आके then there will be a closing ceremony or something like that. And then we'll be finally given postings all across the country. मतलब एक अच्छा खासा टेन्योर अभी आप लोग ट्रेनिंग में बिताने वाले हैं, और जिसमें पूरा थ्योरी भी रहेगा और प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे. सर मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको अभी तक जितना आइडिया लगा है, आपका जैसा रोल रहेगा दैट विल बी मोर सॉर्ट ऑफ मैनेजरियल, और यू विल बी वर्किंग ऑन फील्ड्स, किस टाइप का रहने वाला है? ये बेसिकली एक तरह से टेक्नो मैनेजरियल पोस्ट है. मतलब आप मिडिल मैनेजमेंट में भी जा रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि आपका टेक्निकल एक्सपोजर पूरा खत्म हो गया है. मतलब जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो ड्राइंग्स आपको देखना है, आपको उस ड्राइंग्स के हिसाब से ही काम करवाना है. आपको CPWD के स्पेसिफिकेशन को आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए, और उससे थोड़ा सा भी कम ज्यादा आपको नहीं लेना. मतलब आपका बोथ स्किल विल बी यूजफुल, और आपको एक बड़ी टीम भी मैनेज करना है, आपको कॉन्ट्रैक्टर से भी डील करना है, फिर आपको प्रोजेक्ट भी टाइम में कंप्लीट कराना है. सो इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजरियल जॉब विदाउट एन MBA डिग्री. So that is one good thing about this job. And that too you have to deal with all type of people. मतलब एकदम लो से लो जो लोग कम एजुकेटेड है, और प्लस एकदम हाई ऑफिशियल से भी बात करना. तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि किससे कैसे बात करनी, कैसे काम निकालना है. Yes. This is a different kind of management. You can say that. तो सर मैं एक सॉरी सर बीच में इंटरप्ट करूंगा. मेरे को ना एक डाउट आया कि जैसे सिविल इंजीनियर्स जो रेलवे में जाएंगे और सिविल इंजीनियर्स जो यहाँ पर काम करेंगे CPWD में, इन लोगों के वर्क में क्या डिफरेंस रहेगा? क्या रहता है कि लोग इधर जाते हैं इधर नहीं जाते, क्या रहता है? जो एक्चुअली क्या है कि रेलवे में आप देखोगे तो रेलवे एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एंड इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट, मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट. Because railway generates revenue through freight and passenger trains. So it is a different thing. But however, CPWD is a department undertaking, so it does not generate a profit of its own. Okay, so railway में आपको facilities will be much more as compared to CPWD. For example, they get passes in trains. So that kind of मतलब वो थोड़ा सा वैसा वाला फील देता है आपको कि आप थोड़ा VIP हो. तो जो हम लोग वाले को प्लेन्स का देना चाहिए सर, प्लेन का देना चाहिए. प्लेन्स का वो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं. आप कुछ एक पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जब बनते हो तो आपको कुछ फ्लाइट का ट्रैवल वगैरह आप एंटाइटल्ड हो जाते हो. तो वो चीज वहां भी है, बट वो एक थोड़ा सा आपको ऐसा फील देता है कि यू आर सम VIP एंड यू विल बी ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस दी
country. I don't know how it works exactly because I'm not in railway, but I'm telling you this because when I was preparing, even I was focusing in getting into IRSE only. So that is railway has its charm. That's why most of the people prefer IRSE before CPWD. But there are so many people also who gave CPWD as their first choice while filling that form of UPSC. So both the departments are quite good. नहीं सर, ये मतलब ना डिपेंड करता है कि कौन कौन मतलब अपना पर्सपेक्टिव कैसे रखते हैं. मैं ऐसे भी लोगों को देखा हूँ जो 15th रैंक लाके टेलीकॉम सर्विसेज को ज्वाइन किए हैं, है ना, क्योंकि उनको उस टाइप के फील्ड में मजा आता था, है ना. जैसे इधर कोई है तो CPWD पे. पर अभी सर एक ना बहुत अच्छी बात छेड़ दी है, बच्चे लोगों को सबसे अच्छा लगता है कि मिलेगा क्या क्या, है ना. मतलब एक पोस्ट ज्वाइन करने के बाद उन लोगों का सबसे बड़ा एक मोटिवेशन तो यही रहता है कि व्हाट विल बी गेटिंग इन दैट सर्विसेज. मतलब किस टाइप के पर्क हम लोगों को मिलते हैं. सर गाड़ी वाड़ी मिलती है क्या, बंगला उंगला मिलता है क्या, क्या फ्री सर्विसेज रहती हैं, क्या क्या, वो कुछ थोड़ा सा आप बता दीजिए. हाँ देखिए, इसमें ऐसा होता है कि CPWD में आपको पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली फॉर CPWD अकोमोडेशन नहीं होते हैं. जो अकोमोडेशन होते हैं वो जनरल पूल रेसिडेंस अकोमोडेशन होते हैं. तो जनरल पूल रेसिडेंस अकोमोडेशन मतलब कि जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया या CPWD हो गया या फिर सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स हैं. तो इनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो अकोमोडेशन है उसका एक जनरल पूल रेसिडेंस टाइप का मतलब एक हाउसिंग सिस्टम होता है. उनको वो अप्लाई करना रहता है और उनको वो अलॉट हो जाता है. तो जो CPWD में जैसे आप थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज आ रहे हैं और आप ग्रुप ए एम्प्लॉई हैं, तो आपको इनिशियल लेवल पे जैसे आप अगर AEE हैं तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर टाइप 4 क्वार्टर. तो टाइप 4 क्वार्टर इज बेसिकली 2 BHK फ्लैट एंड इट इज वेल मेंटेन्ड. अभी तो मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन जैसे ये हमारी एकेडमी है, नेशनल CPWD एकेडमी, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स भी रह रहे हैं जो वर्क करते हैं यहाँ पे. तो उनके जो क्वार्टर्स बने हुए हैं यहाँ पे टाइप 4 से लेके टाइप 6 तक के क्वार्टर्स हैं. तो बाहर से ही देखा है तो देखने में तो सब बढ़िया ही लगता है. तो अकोमोडेशन का तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऐसी जगह है जहाँ पे ये जनरल पूल रेसिडेंस एग्जिस्ट करता है तो आपको आराम से वो मिल जाता है. दूसरा जो गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप प्रोजेक्ट में पोस्टेड हैं और आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने ऑफिस से चल के आपको साइट तक जाना है, तो आपको ऑफिशियल व्हीकल मिल जाती है. और एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो आपको 100% व्हीकल मिल ही जाती है. और इसके अलावा तो बाकी सब नॉर्मल चीजें ही हैं. मेडिकल वगैरह रहेगा और मेडिकल, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मेडिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मेडिकल होता है. और उसमें आपका सैलरी से कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी कट होते रहेगा. और फिर बाद में आपको जैसे कुछ क्लेम करना है तो आपको अराउंड 2 लाख रुपीज आपका कवर रहता है एनुअल बेसिस में. तो वो कुछ आपको एक उसका कार्ड बनता है, वो कार्ड प्लास्टिक कार्ड दिखा के वो आप क्लेम कर सकते हैं. और अगर आप उनके एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराते हैं तो आपका कैशलेस भी हो जाता है. तो वो एक बढ़िया चीज है. इसके अलावा तो बाकी सब तो जो सबको मिलता है उतना ही है. मतलब ग्रुप ए वालों को जो जितना मिलता है वो सारे. और वो वाले पर्क्स सर, वो मतलब आप घर जाते हैं तो जो इज्जत मिलती है, वो वाले पर्क्स भी बता दीजिए. कि घर जाते हैं तो वो वाले पर्क्स भी हैं. अब जैसे मैं अपनी बात कर लूँ तो जैसे अभी एक दिन मैं अपने फादर से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि जो लोग पहले ठीक से बात भी नहीं करते थे वो लोग भी आजकल पूछने लग गए हैं. तो वैसे वाले पर्क तो होते ही हैं. फिर अगर किसी को आप बताओगे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट हुए हो तो काफी ज्यादा बताने में ही बहुत अच्छा लग जाता है. और फिर सामने वाले का रिएक्शन देखने में तो और मजा आता है. तो वो वाली चीजें हैं. फिर आसपास के पड़ोसी भी आपको थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है कि आप जो बोल रहे हो ना, कोई भी आपको लाइटली नहीं लेता है. लोग आपकी बात सुनेंगे, भले आप ज्यादा कोई दम नहीं होगा आपकी बात में, फिर भी लोग आपकी बात सुनते हैं. तो वो वाली पर्क्स हैं. बाकी सब तो नॉर्मल ही है. ये तो बहुत ज्यादा चीज नहीं सर, ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है. अभी शादी का सीजन वगैरह चल रहा था, शादी के सीजन में सरकारी नौकरी वालों का ही सबसे ज्यादा रोला चलता है. ये तो है. हाँ, ये तो बहुत अच्छा है सर. ये स्टूडेंट लोग ये सब जान के ही बहुत होते हैं कि हाँ सर अब तो मेहनत करना ही है, अब ये देखना ही है. तो सर अब हम लोग चलते हैं ना आपकी ES की जर्नी पे. आई होप हम लोगों ने CPWD का जितना आपको अभी तक का पता है वो सारी चीजें कवर कर ली हैं. कुछ और आपको ऐड करना है तो बता दीजिएगा.
है ना? नहीं, मेरे को अगर कुछ याद आता है तो मैं आपको बताता जी हूँ। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अब हम लोगों ने इसको कवर कर लिया, अब आप मेरे को ये बताइए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में कैसे आपका आना हुआ? आपको किसने कहा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज कर लो, ये आप बचपन से सोच के रखे थे, है ना, कि ऐसा करना है? तो इसमें इंट्रोडक्शन कैसे हुआ आपका आना, कैसे तैयारी किया वो सब? एक्चुअली जो मेरे फादर हैं वो खुद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम्म एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी टू प्रिपेयर फॉर ईदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज। हम्म बट जस्ट लाइक सम एनी किड, आई मतलब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब वो बोलते थे मैं सुनता था और मैं थोड़ा सा देखता भी था, बट मैंने वो बहुत ज्यादा सीरियस उस बात को लिया नहीं, और वो बार बार ही बोलते रहते थे। फिर क्या हुआ, हमारे कॉलेज में एक बार ये ई श्रीधरन द मेट्रो मैन, he came to our college, and he gave a wonderful speech in college auditorium, and I was really moved by his personality. And when he came to college, I didn't know many things about him. Then I read about him, and I came to know that कि हम कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग में, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू एक इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं तो। और वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये एग्जाम को प्रिपेयर करना है, मतलब वो मेरे अंदर से खुद से इच्छा जागी थी। उसके पहले तो मतलब पापा बोलते थे, बट मैं सुन लेता था और फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ता भी था, बट वो सीरियसनेस नहीं थी। इसलिए 2017 में जो मेरा फाइनल ईयर था, उस ईयर में मैं अपीयर हुआ था एग्जाम में, बट देयर वाज नो प्रिपरेशन। एंड उस समय मेरा एक प्राइवेट कंपनी में कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट भी हो गया था, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी मेरे पास जॉब तो है एटलीस्ट। बट जो ई श्रीधरन साहब की जो स्पीच थी वो सुनने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे वो जॉब ज्वाइन नहीं करनी है और मुझे दिल्ली आके प्रिपरेशन करना है। तो फिर मैंने अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों को ही, बैचमेट्स को भी मनाया और फिर उनको भी दिल्ली लेके आया। फिर हम सबने साथ में ही एग्जाम की तैयारी करी। तो ऐसे मेरा इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एकदम से चेंज हुआ। मतलब थर्ड ईयर तक मैं सोचता भी नहीं था और फिर फोर्थ ईयर में एकदम से मैंने डिसीजन लिया। ये बहुत अच्छा है सर। मतलब वही बोलते हैं ना कि कब आपकी किस चीज़ में लाइफ मतलब माइंडसेट बदल जाए। हम लोगों के ये इंटरव्यू का भी यही पर्पस है सर। क्या पता किसी को हल्का सा इंटरेस्ट हुआ होगा और वो एक वीडियो स्क्रॉल करते हुए आज नहीं तो कल नहीं तो 1 साल बाद 2 साल बाद देखता है और सोचता है कि ऐसा ही होना है करके, तो हम लोग किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। बहुत अच्छा है सर आपका, और खासकर दोस्तों का भी साथ मिल जाता है प्रिपरेशन के समय पे, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर आपका हुआ कैसे था? मतलब आपने फिर फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार पढ़ के दिया, उस समय क्या हुआ था कि आपका पहली बार में नहीं हो पाया? क्योंकि हम लोग मिस्टेक से सीखना चाहते हैं सर, तो बताइए। यस यस। तो फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली 2017 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ, देन मैं दिल्ली आ गया प्रिपरेशन करने के लिए, और प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही थी। तो प्रिपरेशन 2-3 चीजें ऐसी हुई जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया। एक तो ये कि थोड़ा हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। दिल्ली का एनवायरनमेंट था, मुझे डेंगू हो गया था अक्टूबर या नवंबर में, एंड उसके कारण थोड़ी सी मतलब जो मेरा ट्रैक चल रहा था पढ़ाई का वो डिस्टर्ब हो गया। उसके कारण जब मैं वापस आया डेंगू से ठीक होके, लगभग मुझे 3 हफ्ता हो गया था, तो जब मैं वापस आया तो वो एक मेरा फ्लो टूट सा गया था, एंड इट वाज एट द एंड ऑफ आई थिंक इट वाज मिड नवंबर। सो मिड नवंबर, देन जनवरी 7 को 2018 का प्रीलिम्स था। तो वो बहुत ही कम टाइम, मतलब अप्रोक्सीमेटली डेढ़ महीना ही था। तो डेढ़ महीना में वो ऐसा वाला टाइम था जिसमें आपको पूरा सिलेबस रैप करना है, फिर उसके बाद आपको पूरे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, सब कुछ जुबान पे होना चाहिए। तो वो मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन प्रिपरेशन ठीक ठाक भी हो भी गई थी, क्योंकि मैं जो टेस्ट सीरीज देता था उसमें मेरे नंबर ऐसे आ रहे थे कि मुझे लग रहा था कि प्रीलिम्स तो क्लियर होगा, बट वो एंड में, मतलब आप मान के चलो 20 दिसंबर से लेके 7 जनवरी के बीच में जो एक आपको पूरा सिलेबस को ऐसा रैप करना होता है, वो मैं ठीक से नहीं कर पाया। तो उसके कारण क्या हुआ, जो ये अपना मेंटल स्टेबिलिटी होती है प्रीलिम्स के टाइम, जब आप एग्जाम देते हो तो आपका एक क्वेश्चन जैसे आपका गलत हुआ तो आप टेंशन में आ जाते हो। तो जो 2018 का जो पेपर था वो अपने आप में थोड़ा सा लेंदी था, उसमें जो कैलकुलेशंस वगैरह आई थी वो बहुत ज्यादा एब्सर्ड थी, मतलब वो एक्सपोनेंशियल पावर में भी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंशियल पावर वो सब पूछ रहे थे। तो उस केस में क्या हो गया, थोड़ा सा मैं घबरा सा गया,
और एक क्वेश्चन जैसे नहीं बना तो फिर कॉन्फिडेंस लूज किया, फिर अगला क्वेश्चन भी थोड़ा टाइम लगने लगा तो कॉन्फिडेंस लूज किया। ऐसे करते 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 काफी ज्यादा ट्रैक से बाहर हो गया। और एग्जाम देने के बाद ही समझ में आ गया था कि गड़बड़ है मामला, कि नहीं होना है। और शायद जो 2018 का प्रीलिम्स का जो कट ऑफ गया था वो अराउंड 207 मार्क्स ऐसी कुछ गया था, अभी मुझे ठीक से याद नहीं। और मेरा नंबर से मैं 2 नंबर से ही चुका था। तो वो एक मतलब फील हो गया था, एग्जाम देने के बाद समझ में आ गया था कि नहीं हुआ है। फिर यही सब गलती हुई। बाकी पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पढ़ाई में कुछ कमी थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं थोड़ा सा मतलब सिंसियर स्टूडेंट की तरफ इंक्लाइंड था। तो पढ़ाई मैंने आराम से सिंसियरली करी, मेहनत भी ठीक की, टेस्ट सीरीज भी मैं मिस नहीं करता था। और लेकिन ये जो एक तो हेल्थ, दूसरा जो आप सिलेबस को पूरा आपको रैप अप करना होता है, वो सही से नहीं हो पाया था। इसीलिए जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया तो मैंने ये चीज का बराबर ध्यान रखा, थोड़ा हेल्थ पे भी काफी ज्यादा फोकस किया, खाना वगैरह पे पूरा फोकस किया कि आपको क्या खाना है। और दूसरा जब मैंने प्रिपरेशन चालू की थी तभी से ऐसे प्रिपरेशन किया कि आपका मतलब डे जैसे आपका चालू हो रहा है, आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा उसको लास्ट के सोने से पहले 1 घंटे में आप पूरा उसको रिकॉल करो बैठ के। मतलब आप कुछ कॉपी वॉपी मत निकालो, बस आप एक बार बैठ जाओ शांति से और एक पूरा रिकॉल करो पूरे दिन भर में आपने क्या किया। तो उससे क्या एक क्लोजर मिल जाता है आपको आपके पूरे डे का। तो वो जब क्लोजर आपको पूरे डे का मिलेगा तो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और वही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम वाले डे में हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से ये जो मेरी गलती थी वो मैंने सुधार ली, तो इसलिए मेरा 2019 में फिर प्रीलिम्स अच्छे खासे मार्जिन से निकल गया था। ओके ये स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हेल्थ के चक्कर में वो लोग इतना ज़्यादा, आपसे भी पहले एक थे जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, वो ये बोले कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ने लग गया था, 3-3 4-4 घंटे बस सोता था कि हेडेक होने के वजह से उनका एक अटेम्प्ट पूरा खराब हो गया। इतना ज़्यादा हेड एक सरदर्द। हाँ, ऐसे कई लोग मिल जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट छोटी मोटी चीजें हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं वो जनरली बहुत कम ऐसे होते हैं जो सीरियस नहीं होंगे, और जो होते हैं सीरियस वो जनरली कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें ही होती हैं जिनसे वो पीछे रह जाते हैं। वो अगर आप सुधार लेंगे तो अगले अटेम्प्ट में आपका हो ही जाता है। ये हो ही जाता है। ये अच्छी चीज़ें आपने बताई सर, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या रहता है ना, एकदम ऐसा सोचते हैं कि 6 महीने की ही तो बात है और 6 महीने में क्या ही होगा देख लेंगे करके कर देते हैं, पर उसी में बहुत बड़ा मेजर चेंज आ जाता है उनके लाइफ में कि क्या किया जाए। सर आप थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब सिविल इंजीनियरिंग में किन चीज़ों पे प्राइमरीली फोकस करना चाहिए। वैसे तो ये एकदम जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, पर फिर भी सिविल इंजीनियरिंग को जब हम लोग देखते हैं तो किन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स को डील करना चाहिए जो आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थे और उसको आपने कैसे डील किया?